4 की यार्ड करेंगे। डेरा मस्ती खाली दिवाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। सैनिक तो लड़ेंगे ही, इसके अलावा हर नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे उनको बचाया जाए, कैसे कोलेटरल डैमेज को बचाया जाए, क्योंकि दुश्मन देश केवल सीमा पर हमला नहीं करेगा, वो इसके प्रतिष्ठित नागरिक ठिकानों पर, फैक्ट्रियों पर, महत्वपूर्ण प्लांट्स पर, आमनेशन फैक्ट्रियों पर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर हमला कर सकता है। तो किस प्रकार से वहां पर ड्रिल की जाए उसको विस्तार से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसलिए ये डराने के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। जिस प्रकार महाभारत का भी युद्ध हुआ तो कुछ युद्ध नियम बनाए गए, यानी युद्ध नीतियां बनाए गए, नियम बनाए गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने LOAC, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी सशस्त्र संघर्ष कानून के नियम 1949 में बनाए, और जिसे 21 अक्टूबर 1950 को लगभग बहुत सारे देशों ने स्वीकार भी किया गया, जिसमें जेनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4 है। जो पहला कन्वेंशन जेनेवा का है वो युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों के लिए, युद्ध का मतलब मैदानी या हवाई हमले से जब जवान घायल हो जाए या बीमार हो जाए, इसलिए भी मॉक ड्रिल जरूरी है, ताकि कोलेटरल डैमेज बचाया जा सके, नागरिक ठिकानों को बचाया जा सके। वैसे युद्धक नियमों में टारगेट का भेद करने की नीति है कि सिविल टारगेट को एंगेज न किया जाए, जबकि वहां पर सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरा ना हो या फौज वहां पर बैठी ना हो। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1980 CCW पारंपरिक हथियारों और माइंस के इस्तेमाल संबंधी, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल संबंधी चीजों को बताया गया है कि कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना। जैसे माइन में कोई ऐसी वस्तु न डाल सकते हैं कि जो डिटेक्ट ही ना हो पाए, ऐसा कोई छर्रा शरीर में नहीं लगना चाहिए जो रेडियोलॉजी में डिटेक्ट ना हो। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। जिस प्रकार बॉर्डर के हालत हैं, भारत और पाक युद्ध की पूरी यानी कन्वेंशनल वार की संभावना को देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी स्टेट्सों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो मॉक ड्रिल करें। इस प्रकार से लगभग 7 मई को, यानी आज ही के दिन 244 स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर देश भर में मॉक ड्रिल होगी। उस सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की मुख्य बातें क्या हैं कि जब एयर अटैक, ड्रोन हमला, हवाई हमला, किसी भी तरह का मिसाइल हमला यदि आने की संभावना होगी तो एक सायरन बजेगा जिसकी आवाज 2 से 3 किलोमीटर तक जाती है। इससे बचने के लिए क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं करनी है, उसके लिए सिविलियंस को, स्टूडेंट्स को इत्यादि नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान क्लास ब्लैक प्रैक्टिस, यानी कि पूर्ण रूप से अंधेरा, ताकि दुश्मन के मारक हथियार क्षमता वाले, जिसको कहते हैं टारगेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एयर अटैक, कि वो अपना टारगेट ना ढूंढ पाए, उसके लिए पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाएगी। गाड़ियां जो जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएंगी, यानी ऑफ कर दिया जाएगा। कहते हैं ना, जैसे हम लोगों को, फौजियों को एक अभ्यास दिया जाता है आग की प्रैक्टिस, सायरन बजता है, बिगुल बजता है, ड्रिल करते हैं, इसी प्रकार जमीनी हमला, हवाई हमला की प्रैक्टिस दी जाती है। हवाई हमले का जब सीटियां बजती थी तो जो जहां पर है वहीं पर खड़ा हो जाता था, क्योंकि चलती हुई चीज जल्दी नजर आती है, इसलिए इस प्रकार की ड्रिलें की जा रही हैं। लाइट एकदम बंद, जो जहां है उसका ठहराव, नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया जो सिविल प्रशासन, पुलिस मिलकर करेगी, और किस प्रकार से उनको बचाया जाए विस्तार में, कि कहां, जैसे कहते हैं घर में सुरक्षित जगहों पर हों, कॉर्नर में खड़े रहें। अब बॉर्डर एरियाज पर तो ड्रिल शुरू हो भी गई है, कुछ दिन का राशन भी रख लें, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा सामरिक महत्व के प्लांट्स, फैक्ट्री इत्यादि को बचाने की, उनको कैमोफ्लेज करने की ड्रिल, और उस सभी
ड्रिल्स का अपडेट और इवैक्यूएशन प्लान यानी बचाव और राहत का कार्य किस प्रकार से हो, इस प्रकार की ड्रिलों में अभ्यास में जो कमी पाई गई उसमें निरंतर सुधार होगा। तो ये ड्रिल शुरू होगी। तो अगर देहरादून के परिप्रेक्ष्य से कहा जाए तो देहरादून में भी 9 जगहों पर ये प्रैक्टिस होगी। लखीबाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, डाउनवाला, पटेल नगर, यमुना कॉलोनी, धारा चौकी, घंटाघर इत्यादि में, और ये अभ्यास जारी रहेगा। कल शाम शायद लगभग 4 बजे से 7 बजे के बीच इन विभिन्न स्थानों पर ये ड्रिल की जाएगी। तो देश में जब आपातकाल या लड़ाई की स्थिति होती है तो हर एक नागरिक, हर अधिकारी, हर प्रशासनिक पद और हर महकमे किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश का साथ दे रहे होते हैं और लड़ाई लड़ रहे होते हैं अपने अपने स्तर पर। सैनिक तो लड़ेंगे ही, इसके अलावा हर नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे उनको बचाया जाए, कैसे कोलेटरल डैमेज को बचाया जाए, क्योंकि दुश्मन देश केवल सीमा पर हमला नहीं करेगा, वो इसके प्रतिष्ठित नागरिक ठिकानों पर, फैक्ट्रियों पर, महत्वपूर्ण प्लांट्स पर, अम्युनिशन फैक्ट्रियों पर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पर हमला कर सकता है। तो किस प्रकार से वहां पर ड्रिल की जाए उसको विस्तार से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसलिए ये डराने के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। इसलिए जिन भी लोगों को उनमें बुलाया जाता है बढ़ चढ़कर भाग लें। पूर्व सैनिक भी, उनके संगठन भी अपील कर सकते हैं, वो भी अपने इलाकों में मॉक ड्रिल का अभ्यास दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कानून की। जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अनियमितता होने से मनमानी की लड़ाइयां होने लगी, जिस प्रकार महाभारत का भी युद्ध हुआ, तो कुछ युद्ध नियम बनाए गए, यानी युद्ध नीतियां बनाए गए, नियम बनाए गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने LOAC, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी सशस्त्र संघर्ष कानून के नियम 1949 में बनाए, और जिसे 21 अक्टूबर 1950 को लगभग बहुत सारे देशों ने स्वीकार भी किया गया, जिसमें जेनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4 है। जो पहला कन्वेंशन जेनेवा का है वो युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों के लिए, युद्ध का मतलब मैदानी या हवाई हमले से जब जवान घायल हो जाएं या बीमार हो जाएं तो उनकी सुरक्षा संबंधी क्या नियम है। इसी प्रकार कन्वेंशन 2 है, समुद्र में घायल यानी समुद्री लड़ाई लगती है कराची से, जैसे अभी के आप देख लीजिए कि जो समुद्री सीमा हमारी पड़ोसी देश से लगती है, उनके लिए कन्वेंशन 3 है POW, प्रिजनर ऑफ वार, प्रिजनर ऑफ वार यानी युद्धबंदी, हु इज प्रिजनर ऑफ वार एंड हु इज नॉट, हु इज कॉम्बेटेंट एंड हु इज नॉट कॉम्बेटेंट। ये एक लंबी परिभाषा, चलो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक सैनिक को, एक जेसीओ को रिटायर हो या सर्विंग, उसे पता जरूर होना चाहिए। और जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 है नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम, जिस नियम के तहत मॉक ड्रिल की बात हो रही है कि मॉक ड्रिल करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुश्मन देश इन नीति नियमों का पालन करता हो, ना ही किया है। चाहे लड़ाई 1971 में भी इसी प्रकार की मॉक ड्रिल हुई थी और 93,000 फौज पाकिस्तान की कैद हुई थी सुरक्षित, उनको प्रिजनर ऑफ वार के नियमों के तहत रखा गया, वापस भी किया गया, लेकिन बदले में 53 कैदियों को उन्होंने कितनी यातना दी पाकिस्तान ने, और आज तक वो तो अब मर खप भी गए होंगे कब के, उनको वापस भी नहीं किया। इसलिए भी मॉक ड्रिल जरूरी है ताकि कोलेटरल डैमेज बचाया जा सके, नागरिक ठिकानों को बचाया जा सके। वैसे युद्धक नियमों में टारगेट का भेद करने की नीति है कि सिविल टारगेट को एंगेज ना किया जाए जबकि वहां पर सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरा ना हो या फौज वहां पर बैठी ना हो। इसके अलावा अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1980 CCW पारंपरिक हथियारों और माइंस के इस्तेमाल संबंधी, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल संबंधी चीजों को बताया गया है कि कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना। जैसे माइन में कोई ऐसी वस्तु न डाल सकते हैं कि जो डिटेक्ट ही ना हो पाए, ऐसा कोई छर्रा शरीर में नहीं लगना चाहिए जो रेडियोलॉजी में डिटेक्ट ना हो, दुश्मन की ड्रेस कभी नहीं पहन सकते, या शत्रु का हथियार इस्तेमाल कब और किन हालतों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या घातक विध्वंसक पारंपरिक हथियारों का किस प्रकार इस्तेमाल हो। तो इन सब के लिए IHL इंटरनेशनल ह्यूमन
लॉ बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, जो LOAC लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के को नियंत्रित करता है। लड़ाई के दौरान UN यानी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो जिम्मेदारी है उसकी बात कर रहा था। कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, दुश्मन टारगेट को रिकॉग्नाइज ना कर सके, हम लोगों को नुकसान भीतर यानी डेप्थ एरियाज में जो बम्बार्डमेंट करेगा, मिसाइल से हमला करेगा या कोई भी मिसाइल छोड़ेगा, हवाई हमले करेगा, उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके लिए मॉक ड्रिल में आप लोग जरूर भाग लें। और अभी अभी बधाई सारे देश को कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो हमला किया, उन बहनों के जिनकी नई नई शादी हुई थी उनके सिंदूर उजड़ गए थे। तो ये संदेश पूरे देश को, पूरे पाकिस्तान को, कामयाबी का और पाकिस्तान से बदला लेने का, इसलिए भी मॉक ड्रिल बहुत जरूरी हो गई है। इसलिए आप अपने अपने इलाकों में मॉक ड्रिल जरूर करें। Oh,